Very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your AppTech Guru. So my dear class 11 students, मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने ऑन डिमांड ऑन शेड्यूल द चैप्टर जिसका आपको बहुत इंतजार था, बहुत दिनों से सोच रहे थे कि मैम कब आप इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हो, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। जी हाँ, जो आपसे आपके एग्जाम्स में पूछा जाने वाला है कि मैम आपने पाइथन प्रोग्रामिंग की शुरुआत तो कर दी, बट व्हाट अबाउट दिस चैप्टर। तो लो भाई, आज के इस सेशन में कर रहे श्री गणेश कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। जी हाँ, जो प्रॉब्लम आप सभी को थी उसका सॉल्यूशन लेकर आज इस चैप्टर के साथ में मैं आ चुकी हूँ, है ना। तो क्लास 11 CS IT IP AI सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है द वन एंड ओनली योर बरखा मैम्स चैनल, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद 100% फ्री ऑफ नोट्स। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। कहां मिलेगा लिंक मैम? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का लिंक, क्योंकि चैप्टर 1 2 3 भी सॉल्व कर चुके हैं और चैप्टर 5 6 भी हमने पढ़ लिया है। पूरे 6 चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल है और कमिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, है ना जी। तो करते हैं शुरुआत। जैसे इस चैप्टर का नाम वैसा इसका काम। किसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है मैम? हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, बट दुनिया की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं होता है। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है भाई। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्या कहता है? यही कहता है ना कि जितने भी मैथ्स में क्वेश्चंस होते हैं, जितनी प्रॉब्लम्स होती है, हर एक प्रॉब्लम का यूनिक सोल्यूशन होता है। बिल्कुल वैसे ही हमारी लाइफ में भी जितनी प्रॉब्लम्स होती है उनका भी सोल्यूशन होता है ना। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो कि किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने से रिलेटेड होती है, और उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर आप उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं और एक बढ़िया सा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लेते हो। यही इसका बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। यदि मैं बात करूं कंप्यूटराइजेशन दुनिया के पहले की, जब सारा काम मैन्युअली होता था, बड़े बड़े मोटे मोटे रजिस्टर्स बनाए जाते थे और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था हर एक रिकॉर्ड को एंटर करना, हर एक काम को करना। और यदि आपको जब कॉपी करने की बात आती थी तो पूरा पूरा रजिस्टर एज इट इज कॉपी करने में लॉट ऑफ टाइम और एफर्ट और मिस्टेक्स भी होती थी। लेकिन जैसे कंप्यूटराइजेशन की दुनिया की शुरुआत हुई तो फिर तो तहलका ही मच चुका है और आज तो हम एआई की दुनिया में जी रहे हैं भाई। एक सिंगल क्लिक पे आप पूरा का पूरा डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे एक बढ़िया सा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हो जिसकी मदद से हमारे सारे काम काफी कन्वीनियंट हो चुके हैं, है ना। सो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स की कि पहले क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे, उसके बेसिस पे सॉफ्टवेयर्स ने, कंप्यूटराइजेशन ने किस तरीके से हमारी हेल्प की है। सो वी यूजुअली यूज द टर्म कंप्यूटराइजेशन टू इंडिकेट द यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू ऑटोमेट एनी रूटीन ह्यूमन टास्क एफिशिएंटली। जो भी आपका रूटीन का टास्क है उसको एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटराइजेशन की मदद से, सॉफ्टवेयर्स की मदद से हमारा काम काफी आसान हो चुका है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग वेरियस डे टू डे प्रॉब्लम्स एंड दस प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एन एसेंशियल स्किल दैट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट शुड नो। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए किस प्रॉब्लम की वजह से आप उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो ना, एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को बहुत जरूरी होता है ये जानना, और ये स्किल उसके अंदर डेवलप होना। So it is pertinent to mention that computers themselves cannot solve a problem. अभी आपको बहुत अच्छे से बताया कि कंप्यूटर भी एक डंप मशीन है भाई, ह्यूमंस ने उसको बनाया है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो कंप्यूटर खुद से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है भाई, आपको कुछ ना कुछ उसमें इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, आपको कुछ उसमें डेटा इनपुट करना होता है, या आपको कोई सॉफ्टवेयर की मदद से उसमें कुछ एक्शंस परफॉर्म करवाने होते हैं, तब जाके आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन मिलता है। तो कंप्यूटर इज जस्ट लाइक अ डिवाइस दैट हेल्प्स द यूजर्स टू परफॉर्म देयर टास्क, डेली रूटीन टास्क को कन्वीनियंटली एफिशिएंटली करने के लिए, है ना। So thus the access of computer in solving a problem depends on how correctly and precisely we define the problem. अभी आप चाहते हो कि कंप्यूटर एकदम एक्यूरेट आंसर दे दे, कंप्यूटर बिना गलती के आपको सारी चीजें सही करके दे दे, तो भाई उसके लिए आपको भी सही सही एक्यूरेट प्रिसाइजली इनपुट देना होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना जैसे करोगे वैसे भरोगे, जैसा इनपुट दोगे बेटा वैसा ही आउटपुट मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे वही लाइन लिखी हुई है कि यदि आपको कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, तो उस सॉफ्टवेयर में आपको प्रॉपरली उसको डिजाइन करना होगा, एल्गोरिथम्स का यूज करके स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस को फॉलो करके आपको सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना होगा, और इसके लिए यूज करनी होगी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, रूबी, पर्ल, ऐसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनकी मदद से हम अपने काम को आसान बना सकते हैं, अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हैं। फिर वो सॉफ्टवेयर चाहे कोई वेब डेवलपमेंट का हो, कोई वेबसाइट हो, कोई डेस्कटॉप पीसी एप्लीकेशन हो, कोई गेम डेवलपमेंट हो, व्हाटएवर आपकी नीड और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना जी। तो यहाँ पर यदि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम
developing an algorithm for the identified problem and finally implementing the algorithm to develop a computer program. ये जो यहाँ पे 3 लाइन मैंने आपको ब्रैकेट से मार्क करके बताई है, यही प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या समस्या है जो हम फेस कर रहे हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसके लिए कौन सी एल्गोरिदम्स का आप यूज करोगे, इन एल्गोरिदम्स को यूज करने के बाद इसको आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे और फाइनली आपको आउटपुट किस तरीके से मिलना है ना। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ ना, बहुत सारी कहानी होगी ना, सो सुनो, एग्जाम्पल से ऐसे समझाती हूँ। सपोज कोई पर्सन है, उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही होती है या स्टार्ट हो जाती है तो उसमें से एक अजीब सी आवाज आती है, बहुत ही ज्यादा लाउड वॉइस निकलता है, लाउड नॉइस निकलता है उसके बाइक से। अब वो अपनी बाइक को सुधारने की पूरी कोशिश करता है। स्टेप 1 ध्यान रखना, जो प्रॉब्लम उसने देखी कि उसकी बाइक में से बहुत स्ट्रेंज सी नॉइस आ रही है, ठीक है, तो वो सबसे पहले स्टेप 1 में अपने खुद के लेवल पे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो नाकाम होता है, उसको पता चलता है कि यार ये तो नॉइस जा ही नहीं रही है, पता नहीं कैसी नॉइस आ रही है, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है उसकी बाइक, तो वो क्या करता है, अपनी बाइक को लेकर जाता है मैकेनिक के पास। तो यहाँ पे स्टार्ट होती है स्टेप नंबर 2। स्टेप 1 में उसने अपने लेवल पे सॉल्व किया, स्टेप 2 में अब वो क्या करेगा, मैकेनिक के पास लेकर जाएगा। मैकेनिक फिर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा कि भाई आखिर ये पर्सन को इसकी व्हीकल में प्रॉब्लम क्या हो रही है, इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा। और एक बार यदि मैकेनिक ने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो वो उसके लिए प्लान्स बनाएगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। और जैसे ही वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, मतलब उसका बाइक प्रॉपर रिपेयर हो जाएगा, रिपेयर होने के बाद में उसमें वो नॉइस वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और वो अपनी बाइक को वापस यूज कर सकता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। डायरेक्टली आप सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते हो, सॉल्यूशन को भी ढूंढना पड़ता है, सॉल्यूशन को भी आपको स्टेप बाय स्टेप वे में सॉल्व करना होता है ना। सो व्हेन प्रॉब्लम्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी, यदि कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी होती है और इजी होती है तो उसका तो सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाता है ना। बट अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए हमें एक सही अप्रोच और एक सही मेथोडोलॉजी का यूज करना होता है जिससे आपको सही सॉल्यूशन मिल सके। सो इन अदर वर्ड्स वी हैव टू अप्लाई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो यहाँ हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का यूज करेंगे जिसकी मदद से आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे और जब तक कि आपकी प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं होती है ना, तो यहाँ पर आप उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अप्लाई करते रहोगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, किसी नए सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने से रिलेटेड है। देखो, कोई भी नया सॉफ्टवेयर मार्केट में क्यों आता है, क्या सोचते हो आप कि कोई भी नया सॉफ्टवेयर मार्केट में क्यों आता है, वाई? भाई कुछ तो ऐसी समस्या होगी, कुछ तो ऐसा होगा जिस चीज को ध्यान में रखकर ह्यूमंस जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होंगे उस चीज को ध्यान में रखकर नए नए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जैसे अगर बैंक में कंप्यूटर्स नहीं होते, तो कभी सोचा है बैंक में यदि कंप्यूटर्स नहीं होते तो कितना मैनुअल वर्क बढ़ जाता, वहां के लोग कितना सफर कर रहे होते हैं, कितना टाइम कंज्यूमिंग, कितना एफर्ट वाला काम होता। तो उसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर बैंकिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाए गए जो बिल्कुल कंप्यूटर में प्रॉपरली कस्टमर्स का डेटा मेंटेन कर सकते हैं। आपके स्कूल की बात कर लो, आपके स्कूल में जब तक अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं आया था तब तक टीचर को एक एक अटेंडेंस मैन्युअली रजिस्टर में लेना होती थी। लेकिन जैसे ही ऑनलाइन अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया तो अब क्या होता है भाई, मैनुअली काम तो लगभग खत्म हो चुका है, सारी चीजें आजकल ऑनलाइन डाइवर्ट होती जा रही है, भाई इंडिया भी डिजिटल बनता जा रहा है। तो यहाँ पे जब तक कि प्रॉब्लम नहीं दिखेगी तब तक हम सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे? तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के पीछे कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम होती है जिसको ध्यान में रखकर सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। अब सॉफ्टवेयर बनाए जाने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसे डायरेक्टली नहीं बन जाता है, कुछ स्टेप्स होती हैं जिसमें उसको डिजाइन किया जाता है। यदि मैं बात कर लूँ व्हाट्सएप मेटा एआई की, मेटा एआई का नाम तो सुना है ना, चैटबॉट, चैट जीपीटी का नाम सुना होगा। ये सॉफ्टवेयर डायरेक्टली क्रिएट होकर उतर थोड़ी नहीं गए थे मार्केट में, पहले इनकी टेस्टिंग हुई थी, पहले इनको क्रिएट किया गया, स्टेप बाय स्टेप चेक किया गया, व्हाट्सएप को बीटा वर्जन पे चेक किया गया काफी महीनों तक। उसके बाद जब सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई तब उसको पब्लिकली अवेलेबल करवाया गया, है ना। तो ऐसी कोई सॉफ्टवेयर हवा में नहीं बन जाता है ना जी, उसके लिए कुछ स्टेप्स होती है जो हमें फॉलो करनी होती है। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर बनाना क्यों है भाई, क्या समस्या, क्या परेशानी, सॉफ्टवेयर क्यों बना रहे हो? तो प्रॉब्लम को एनालाइज करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। प्रॉब्लम एनालाइज करने के बाद में डेवलपिंग एल्गोरिथम, एक बार प्रॉब्लम समझ में आ गई तो अब आप उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करोगे। वो स्टेप बाय स्टेप, वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को कहते हैं एल्गोरिथम्स, कि यहाँ हम एल्गोरिथम्स डिजाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि आज आपका चाय पीने का मन है, आपको बहुत हेडेक हो रहा था, तो आपको चाय पीने से क्या होता है कि हेडेक दूर हो जाता है। तो ये आपकी प्रॉब्लम थी। अब क्या करोगे आप, चाय बनाना आती नहीं है तो आप एक स्टेप्स देखोगे, कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया या आपने अपनी मदर से पूछ लिया कि भाई चाय कैसे बनाना है, तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर बता दिया।
अब आप उसको फॉलो करोगे, बढ़िया से आपके लिए टेस्टी से चाय बन के रेडी हो जाएगी, है ना जी। तो वही लाइन यहाँ लिखी हुई कि सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद में उसके लिए स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एल्गोरिथम्स डिजाइन करो। देन आता है कोडिंग फेज। एक बार आपने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर कर लिया, फिर आप बिना कोडिंग के तो सॉफ्टवेयर बनाओगे नहीं। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो बिना कोडिंग के क्रिएट होता है? कुछ नहीं होता है ना, थोड़ी बहुत लिटिल कोडिंग, लेकिन कोडिंग करनी होती है, उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है, तो कोडिंग पार्ट आता है। और कोडिंग पार्ट के बाद एक बार जब आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन हो गया, कोड हो गया, तो ऑब्वियस हम उसको टेस्ट करते हैं, डीबग करते हैं कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि वो नहीं करता है तो एरर्स को सॉल्व कर लेते हैं, और यदि कर रहा होता है तो फिर हम उसको आगे मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग आगे दे देते हैं ताकि उस सॉफ्टवेयर का यूज हो सके। कोई प्रॉब्लम होती है उसमें, फिर उसको मेंटेन करते हैं। तो these are the steps जो हम डिटेल में जानेंगे। like analyzing the problem, first of all first step is to identify the problem, like why we design this software, है ना, क्या प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप पहले ढूंढते हो, है ना। एंड इफ यू आर नॉट क्लियर एज व्हाट इज टू बी सॉल्व्ड, वी मे एंड अप द डेवलपिंग प्रोग्राम which may not solve our purpose। यदि आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से बेसिकली आपका ये जो सॉफ्टवेयर नहीं बनने वाला है, तो वहीं आप डेवलपिंग प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हो। Thus we need to read and analyze the problem statement carefully in order to list the principal components of problem and decide the core functionalities of our solution students have। By analyzing problem ना, we would able to figure out what the inputs our program should accept and output that it should produce। एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई ना, उसके बाद में आपको ये पता चल जाता है कि अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मुझे क्या इनपुट्स कलेक्ट करना है, इसमें क्या इनपुट्स देना है, जिसकी बेसिस पे आपको क्या आउटपुट प्रोड्यूस होके मिलने वाला है। ठीक है, तो पहली स्टेप क्या होती है? एनालाइज द प्रॉब्लम। एक बार प्रॉब्लम एनालाइज कर लिया, फिर उसके बाद आप एल्गोरिथम्स को डिजाइन करना शुरू कर देते हो। नाउ डेवलप द एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या होता है? इट इज एसेंशियल, ये बहुत एसेंशियल प्रोसेस होती है to solution of before writing a program code or given problem। कोडिंग करने के पहले आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डिजाइन करना होता है, जिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम एल्गोरिथम कहते हैं। नाउ द सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड इन नेचुरल लैंग्वेज, इट्स कॉल्ड एन एल्गोरिथम। और इसी सॉल्यूशन को हम एक नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं, वो नेचुरल लैंग्वेज जिसमें हम बातचीत करते हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश, जो इंग्लिश की बेसिक लैंग्वेज होती है ना, उसमें हम लिख रहे होते हैं, जिसको एल्गोरिथम कहते हैं। सो वी कैन इमेजिन एन एल्गोरिथम लाइक वेरी वेल रिटन रेसिपी फॉर अ डिश with the clearly defined steps that it's followed, one will end up the preparing of dish। देखो भाई एग्जांपल दे दिया कि आपको चाय बनाना है, नींबू पानी बनाना है, या आपको मैगी बनाना है, जो भी कोई डिश आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हो, है ना। डायरेक्टली ऐसा तो है नहीं कि आपके पास में रॉ मटेरियल और उससे मैगी बन के रेडी हो गई। ऐसा होता है कि आपके पास मिल गए तो डायरेक्टली चाय बन के रेडी हो गई? कोई जादू वादू नहीं होता है बेटा जी, है ना। हमें एक एक स्टेप को ही आगे बढ़ना होता है। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर भी डिजाइन किया जाता है। एल्गोरिथम में एक एक स्टेप्स को आप बताते हो, वो भी सीक्वेंशियल स्टेप्स होती है, बीच में एक भी स्टेप को मिस नहीं कर सकते। नाउ वी स्टार्ट विद अ टेंटेटिव सॉल्यूशन प्लान एंड कीप ऑन रिफाइनिंग द एल्गोरिथम until the algorithm is able to capture all aspects of the desired solution। Now for given problem, more than one algorithm is possible, we have to select most suitable solution। the algorithm means what, कि कभी कभी ऐसा होता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अनेक सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, मतलब एक समस्या लेकिन बहुत सारे सॉल्यूशंस होता है जनरली, कि आपके पास में एक प्रॉब्लम है लेकिन उसको आप 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, 3 तरीके से। अब ये आपको डिपेंड करता है कि आप उन तीनों में से कौन सा तरीका यूज करते हो। तो 3 तरीके मतलब 3 एल्गोरिथम्स, तीनों में से कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट होगी जिसको आप यूज करोगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। Now after designing the algorithm, we need to do the coding part। For example, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, है ना। सपोज कोई रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में ना एम्प्लॉइज नहीं है, तो वहां पे सर्विस नहीं मिल पा रही कस्टमर्स को प्रॉपर्ली। तो अब क्या करा, वहां पे जो ऑनर है उन्होंने ना एक रोबोट डिजाइन करने का फैसला किया कि मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊंगा जो कस्टमर्स को उनकी टेबल पे जाकर सर्विस प्रोवाइड कर देगा। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? The problem is that कि उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बंदा नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने एक रोबोट बना दिया, अंडरस्टूड। तो ये प्रॉब्लम वो रोबोट ने सॉल्व करी। अब रोबोट बनाने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कैसे बनाओगे, स्टेप बाय स्टेप आपने पूरी एल्गोरिथम पहले तो डिजाइन कर ली। डिजाइन करने के बाद कोई भी रोबोट बिना कोडिंग के काम करता है कि नहीं, तो आ गए अब हम कोडिंग फेज पे। अब हम उसको कोड करेंगे कि इस रोबोट का काम क्या होगा। जैसे कोड करोगे वैसा वो रोबोट काम करेगा, जैसा उसमें इनपुट दोगे वैसा वो आउटपुट जनरेट करेगा। सो आफ्टर फाइनलाइजिंग द एल्गोरिथम, वी नीड टू कन्वर्ट द एल्गोरिथम इनटू द फॉर्मेट व्हिच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर टू जनरेट द डिजायर्ड सॉल्यूशन। एक बार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपने डिजाइन कर ली अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, तो उसको आप फिर अपने कोड में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। सो डिफरेंट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग अ
प्रोग्राम फॉर कोडिंग। कोडिंग के लिए अलग अलग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का हम यूज कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कोडिंग के बारे में, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो वही C++, जावा, पाइथन, पर्ल, रूबी, ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सभी में आप कोड कर सकते हो, ठीक है जी। तो आगे मेरी बात समझ में। एंड इट इज हेल्पफुल व्हेन रिविजिटिंग द प्रोग्राम्स एट द लेटर स्टेज। नाउ टेस्टिंग एंड डीबगिंग। कोड आपने कर दिया, कोड करके आपका सॉफ्टवेयर रेडी हो गया। अब बारी किसकी है, इसको चेक करने की कि मैम हमने बना तो लिया रोबोट, पर क्या ये रोबोट सही तरीके से काम कर रहा है, क्या ये वाकई कस्टमर्स के टेबल पे जाके उनसे ऑर्डर प्लेस कर पा रहा है, उनको सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा है। तो ये चेक करने के लिए हम अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं और डीबग करते हैं। सो द प्रोग्राम क्रिएटेड शुड बी टेस्टेड ऑन वेरियस पैरामीटर्स। अलग अलग पैरामीटर्स में चेक किया जाता है, और जहां भी रिक्वायरमेंट यूजर की फुलफिल होती है मतलब तो आपका सॉफ्टवेयर सही है। लेकिन यदि कोई प्रॉपर तरीके से आउटपुट जनरेट नहीं हो पाता है तो वहां आप इसको डीबग करते हो फिर से। यदि कोई एरर आती है तो उसको रिजॉल्व करते हो और फिर आप अपने सॉफ्टवेयर पे वापस काम करना शुरू करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे वही लाइन लिखी हुई है, इट शुड जनरेट करेक्ट आउटपुट फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सिंटैक्टिकल एरर्स, नो आउटपुट विल बी ऑब्टेन्ड। यदि कोई एरर होगी तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको क्या करना होगा, इन दिस केस वी नीड टू करेक्ट द एरर्स। Okay जी, so software industry follows its standardized testing methods like unit component testing, integration testing, system testing, alpha testing, beta testing। नाम सुना होगा आपने। वही जब अभी बता रही थी मैं आपको कि WhatsApp मेटा AI की बीटा टेस्टिंग चल रही थी, है ना। तो ये कंपोनेंट टेस्टिंग होता है, सिस्टम टेस्टिंग होता है, बीटा टेस्टिंग होती है। उसके बाद इन सारी टेस्टिंग्स के बाद में पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को मार्केट में लेकर आया जाता है, और ये चेक किया जाता है कि वो कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। यदि कोई एरर आती है, तो एरर फाउंड होती है, तो टेस्टिंग फेज में उस एरर को डीबग किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है, और फिर उस तरीके से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रेडी मोड में आ जाता है। Now once the software application has been developed or tested successfully, ना still problems in terms of functioning can come up and need to resolve time to time। अब ऐसा नहीं होता है कि एक बार सॉफ्टवेयर बन गया और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दोबारा उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कोई नया फीचर ऐड करना होता है अपने सॉफ्टवेयर में, तो आपको उसको रीडिजाइन या फिर आपको वापस से उसमें नए फीचर के लिए कोड करना होता है, फिर से उसको टेस्ट करना होता है। तो ये जो साइकिल है कंटिन्यूअसली चलती है। ऐसा नहीं है कि एक बार सॉफ्टवेयर बना दिया और काम खत्म। अभी ChatGPT की बात करूं तो उसमें भी आप देख रहे हो कि उसमें अभी भी टेस्टिंग और टेस्टिंग वाला फेज चल रहा है, डीबगिंग वाला फेज चल रहा है ना। तो आपको ये चीज क्लियर हो पा रही है कि ये नेवर एंड है, नई नई चीजें आती जाएंगी, नया नया डेटा आता जाएगा, मशीन को उतनी बार हमें ट्रेन करने की जरूरत पड़ेगी। Okay जी, so the maintenance of solution thus involves fixing the problems faced by user, answering the queries of the user and even serving the request for addition and modification of features। Now अब आ चुके हैं हम algorithms पे। तो मैम स्टेप्स तो क्लियर हो गई कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए 4 स्टेप्स हमें फॉलो करनी होती है। पहली स्टेप क्या हो गई, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। Once the problem is identified, then design algorithm। क्या करते हो आप, एल्गोरिदम को डिजाइन कर देते हो, ठीक है। ये एल्गोरिदम लिखा हुआ है, एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं। एल्गोरिदम डिजाइन करने के बाद क्या करते हैं, उसी कोड को, जिस लैंग्वेज में आपने एल्गोरिदम को लिखा है, जिस लैंग्वेज में आपने प्रोसेस लिखी है, उसको कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। कोडिंग करने के बाद में टेस्टिंग एंड डीबगिंग फेज आ जाता है। फिर जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है उसको टेस्ट और डीबग करते हो। तो दीज आर दी स्टेप्स जो आपको याद रखनी है। ये आपकी सिस्टम को डेवलप करने की एक लाइफ साइकिल है। एक बार आपने टेस्ट कर लिया, डीबग कर लिया, उसके बाद ये प्रोसेस फिर रिपीट होती जाती है ना। क्यों, क्योंकि सॉफ्टवेयर में मेंटेनेंस का काम कभी खत्म नहीं होता है बेटा, है ना जी। अब ये जो एल्गोरिदम की बात हमने यहाँ पर की कि डिजाइन एल्गोरिदम, हम एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं, तो आखिर एल्गोरिदम होता क्या है। सो हमारी डे टू डे लाइफ में भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज है जो परफॉर्म करते हैं, जिसमें कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है। जैसे वही मैं बताऊं कि आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हो, अपने होमवर्क को कंप्लीट करते हो, आप रेगुलरली स्कूल जाते हो, तो स्कूल में जो टीचर आपको पढ़ाई कराती है वो भी एक स्टेप बाय स्टेप होता है। तो हमारी डे टू डे लाइफ में हर एक काम स्टेप बाय स्टेप ही हो रहा होता है। ऐसा तो है ना कि टीचर्स आपको डायरेक्टली आखिरी चैप्टर पढ़ा देती है, डायरेक्टली आपका एग्जाम ले लेते हैं, नहीं होता। एग्जाम लेने के पहले भी आपको स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, रिवीजन कराया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, फिर उसके बाद आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। तो वही चीज है यहाँ पर। सुबह का ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है तो उसकी भी कुछ स्टेप्स होती है, चाय बनानी है तो उसकी भी कुछ स्टेप्स होती है, आपको यदि साइकिल चलाना सीखना है तो भाई उसकी भी स्टेप्स होती है। ऐसा तो है नहीं एकदम से साइकिल पे बैठे और साइकिल चलाना सीख गए, है ना। यहाँ भी कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना होता है। इनिशियली आपको धीरे धीरे साइकिल चलाना, पहले इसके रूल्स पता होने चाहिए कि कैसे चलाना है, पेडल्स को कैसे मूव करना है, ब्रेक कहाँ होता है, ये पता करना है। फिर आप धीरे धीरे उसको बैलेंस बना के चलाना सीखोगे, तब जाके आप कहीं साइकिल को प्रॉपरली चलाना सीख पाओगे। तो हमारी लाइफ में हर एक एक्टिविटी होती है
जो कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो की जाती है। आप भी जो नर्सरी केजी से आज 10th 11th में आ चुके हो, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ भाई? एक स्टेप बाय स्टेप, ईयर टू ईयर, जैसे जैसे आप बड़े होते गए, नॉलेज स्किल्स आपके अंदर आता गया और आप कहीं ना कहीं आज 11th क्लास में बैठे हो, है ना जी। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी कि एग्जांपल ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूड गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए रेडी होना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हो। मेकिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कैसे बनता है, अगेन स्टेप बाय स्टेप। बाइसिकल राइड करना, टाई को बांधना, सॉल्विंग अ पजल एंड सो ऑन। टू कंप्लीट ईच एक्टिविटी वी फॉलो अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, है ना। सो सच सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इज नोन एज एल्गोरिथम। अभी जैसे यदि मैं बात करूं कि आपको बाइसिकल चलाना है, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले तो बाइसिकल को स्टैंड पे से हटाओगे, देन स्टैंड पे हटाने के बाद सीट पर बैठोगे और सीट पर बैठने के बाद पेडलिंग स्टार्ट करोगे। जैसे ही पेडलिंग स्टार्ट करोगे तो आपकी बाइसिकल आगे मूव करना शुरू कर देगी, मतलब अब आपने बाइसिकल चलाना स्टार्ट कर दिया। यदि कोई ऑब्स्टिकल बीच में आता है तो आप ब्रेक का यूज करोगे, यूज ब्रेक व्हेनेवर नीडेड एंड स्टॉप ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन। जैसे ही डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे साइकिल को वापस स्टॉप कर दोगे और वही स्टैंड पे लगा दोगे। फिर आपको वापस अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो यही सेम स्टेप्स फिर से रिपीट होंगे। अंडरस्टूड? तो बात समझ में आ गई। ऐसे ही स्टेप्स जो ये लिखी हुई है ना, सिंपल लैंग्वेज में जो स्टेप्स लिखी हुई है, इसी को एल्गोरिथम कहते हैं। बेटा कोई नई चीज नहीं है एल्गोरिथम, यही एल्गोरिथम है। अब एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ। लाइक ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन आपको फाइंड आउट करना है इन दो नंबर्स में से 45 एंड 56। अब आप बोल रहे हो मैम आप तो मैथ्स पे आ गए, अभी क्या करें? हर एक सब्जेक्ट में एल्गोरिथम होती है, हमारी डे टू डे लाइफ में एल्गोरिथम्स होती है जिसको हम फॉलो करते हैं, है ना। तो देखो 45 और 56 में से ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन क्या होगा? तो आप इन दोनों नंबर को क्या करोगे बेटा जी? ऑब्वियस हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ स्टेप्स फॉलो करोगे। स्टेप नंबर 1 कि आप यहाँ पे इसके पहले डिविजर्स निकालोगे। 45 के डिविजर्स, 45 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? ये सारे। 54 के फैक्टर्स निकाल लोगे, 54 के फैक्टर्स ये सारे हो गए। अब डिवीजन निकालने के बाद क्या देखोगे कि दोनों में कॉमन कौन कौन से नंबर्स हैं। फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन नंबर्स ऑफ टू लिस्ट। इन दोनों में से कॉमन डिविजर्स निकालेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि भाई कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या निकला। तो ये दो स्टेप फाइंड आउट करी ना हमने, तब जाके इसका सॉल्यूशन मिला हमें। सो अब आपको चीजें क्लियर हो पा रही है कि एल्गोरिदम क्या होता है। कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे ना तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी आपको एल्गोरिदम्स की ही जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट कोई सॉफ्टवेयर नहीं बन जाता है ना। हवा में कुछ भी जादू नहीं होता है बेटा, ठीक है। हमें मेहनत करनी पड़ती है। कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करोगे जब जाके सक्सेसफुल होगे। सो व्हाई डू वी नीड एन एल्गोरिदम? अब इस एल्गोरिदम की जरूरत क्यों है भाई? वही चीज जो मैंने अभी बता दी, ये है ना, एक रात में चमत्कार नहीं होता है, और जो होता है तो वो फर्जी होता है ना। जो चमत्कार होता है एक रात में वो बेसिकली हम बोले बिना मेहनत के होता है, ठीक है। तो मेहनत तो करनी पड़ती है मैम। सो एल्गोरिदम की जरूरत क्यों पड़ी है? A programmer write a program to instruct the computer to certain task as desired. The computer then follows the steps written in the program code. Therefore, the programmer first prepare a roadmap of the program to be written before actually writing the code. अब यदि मैं बात करूं, एक और एग्जांपल देती हूँ कि सपोज आपको क्लास 11th का एग्जाम क्लियर करना है। अभी एग्जाम क्लियर कैसे करोगे? बस बुक में से देख के चैप्टर्स पढ़ लोगे क्या? जब तक कि आपको पूरा सिलेबस नहीं पता होगा, नहीं तो आप जो चैप्टर्स नहीं आ रहे वो भी पढ़ लोगे साथ में, है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि सिलेबस देखोगे, भाई कौन सा सब्जेक्ट उसका क्या सिलेबस है। सिलेबस में क्या देखोगे? कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, और फिर उसमें फिर फर्दर क्या देखोगे कि हर एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। यदि ऐसे पढ़ाई करोगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कम हार्डवर्क होगा, स्मार्ट वर्क ज्यादा होगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि कोई भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए प्रोग्रामर को सबसे पहले एक रोड मैप बनाना होता है कि उस सॉफ्टवेयर को वो कैसे बनाने वाला है। ओके, बिफोर एक्चुअल राइटिंग द कोड, बिफोर कोड मतलब कोड लिखने से पहले उसको सब करना होता है। विदाउट अ रोड मैप द प्रोग्रामर मे नॉट बी एबल टू क्लियरली विजुअलाइज द इंस्ट्रक्शंस। बिना रोड मैप पे आप कैसे विजुअलाइज कर पाओगे कि आप कब क्या करने वाले हैं, है ना जी, किस सीक्वेंस में आप आगे बढ़ने वाले हैं। नाउ सच अ रोड मैप इज नथिंग बट द एल्गोरिथम, और इसी रोड मैप को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं, जो कि किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ये लाइन को नोट कर लो कि यहाँ पर जिस रोड मैप की बात कर रही हूँ वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है जी। सो सर्चिंग यूजिंग अ सर्च इंजन, सेंडिंग मैसेज, फाइंडिंग अ वर्ड इन डॉक्यूमेंट, बुकिंग अ टैक्सी थ्रू एन ऐप, परफॉर्मिंग ऑनलाइन बैंकिंग, प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, जितने रेगुलर ऑपरेशंस जो आप परफॉर्म कर रहे हो वो सभी एक ना किसी एल्गोरिथम्स पर बेस्ड होते हैं। अब एल्गोरिथम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है ना, 2 नंबर में पूछते हैं। तो एल्गोरिथम्स में जो स्टेप्स आप फॉलो करते हो वो प्रिसाइजली होना चाहिए, क्लियर डिफाइन होना चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और एक यूनिकनेस मेंटेन होनी चाहिए।
रिजल्ट ऑफ ईच स्टेप आर यूनिकली डिफाइंड, हर एक स्टेप का जो रिजल्ट है वो यूनिकली डिफाइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्टेप्स आपकी रिपीट होती चली जा रही, ठीक है। फाइनाइटनेस मीन्स द एल्गोरिथम ऑलवेज स्टॉप्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ऐसा भी नहीं कि आपका बहुत बड़ा सा सॉफ्टवेयर है तो उसमें आप लिखे चले जा रहे हो एल्गोरिथम्स इनफाइनाइटली, एल्गोरिथम्स की स्टेप्स लिख दी, बेटा एक फाइनाइट स्टेप्स होना चाहिए, 10 15 20 25 30 ऐसी कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आपको डिफाइन करनी है। इनपुट, जैसा एल्गोरिथम में इनपुट रिसीव होगा वैसा एल्गोरिथम से आपको आउटपुट प्रोड्यूस होगा, समझ में आई बात, जैसा आप इनपुट दोगे वैसा आउटपुट जो है आपका सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये कुछ गुड एल्गोरिथम के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि आपको यहाँ पे प्रिसीजन का ध्यान रखना है, यूनिकनेस का ध्यान रखना है, फाइनाइटनेस का ध्यान रखना है और इनपुट और आउटपुट दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। नाउ व्हाइल राइटिंग एन एल्गोरिथम इट इज रिक्वायर्ड टू क्लियरली आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, जब आप एल्गोरिथम लिखते हो तो आपको ये तीन चीजें ध्यान रखनी चाहिए। द इनपुट टेकन फ्रॉम द यूजर, यूजर से इनपुट लेना है, बिना इनपुट लिए कैसे काम करोगे। प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशन टू बी परफॉर्म, इनपुट लेने के बाद में सॉफ्टवेयर प्रोसेस होगा, प्रोसेस करेगा उस स्टेप्स को एंड उसके बाद आपको मिलेगा रिजल्ट, मतलब वही IPO साइकिल जो पहले चैप्टर में पढ़ी थी कि कोई भी एल्गोरिथम के लिए आप एल्गोरिथम डिजाइन करोगे तो इनपुट तो दोगे, भाई चाय बनाना है, दूध और पानी शक्कर नहीं मिलाओगे तो कैसे चाय बनेगी, तो इनपुट तो देना होगा ना। और प्रोसेसिंग मतलब गैस पर वो चाय जब आपकी बॉईल हो जाएगी, प्रॉपरली बन के रेडी हो जाएगी, वो प्रोसेसिंग हो जाएगा, आउटपुट में आपको एक बढ़िया सी चाय मिल जाएगी, टेस्टी सी, ठीक है जी, आई बात समझ में। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट इज वेरी कंपलसरी। नाउ अब इस एल्गोरिथम्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इसको रिप्रेजेंट करने के ना दो तरीके होते हैं, पहला तो हम इसको फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम इसको स्यूडो कोड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये फ्लो चार्ट और स्यूडो कोड होते क्या है, तो ध्यान से समझो। फ्लो चार्ट में आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो, ग्राफिकली पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हो, और स्यूडो कोड में हम कोड जो लिखते हैं ना, कोडिंग करते समय जो कोड लिखते हैं उससे मिलता जुलता कोड लिखते हैं, मतलब जो आपने एल्गोरिथम अपनी नेचुरल लैंग्वेज में लिखी है ना। सपोज मैंने बोला आपको चाय बनाना है तो आपने क्या लिखा, एल्गोरिथम क्या बनाई, टेक अ बीकर, pour some water into it, है ना, फिर pour some milk into it, add some sugar, boil करा उसको, after boiling then just rinse that tea और आपका टी बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स जैसे जैसे मैंने बोली वैसे वैसे स्टेप्स आपने लिख दी। अब यदि मैंने कहा इसको आपको कोड में लिखना है तो यहाँ पे आप हूबहू एग्जैक्ट कोड जैसा नहीं लिखोगे, लेकिन हाँ आप यहाँ थोड़ा कोड का यूज करोगे जिसको स्यूडो कोड कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे कोड्स यूज करोगे जो एग्जैक्टली प्रोग्राम नहीं होंगे, रन नहीं हो सकते, उसमें एरर भी हो सकती है, लेकिन आप कोडिंग लैंग्वेज में उसको डिजाइन कर रहे होंगे, ठीक है। तो आगे मेरी बात समझ में। सो इट शोकेस द लॉजिक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन एक्सक्लूडिंग एनी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड इट क्लियरली रिवील्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। इन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे पहले फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, जो एल्गोरिथम आपने लिखी है उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको कि आपको क्या बनाना है, भाई आपको दो नंबर को ऐड करना है, चलो छोड़ो चाहे छोड़ो, दो नंबर को ऐड करना है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, टेक 2 नंबर्स, आप पहले 2 नंबर्स लोगे यूजर से, या टेक नहीं लिखोगे तो यहाँ पे इनपुट भी लिख सकते हो, इनपुट 2 नंबर्स, आप यूजर से 2 नंबर इनपुट करवाओगे। फिर आप दूसरा स्टेप क्या होगा, ऐड दिस नंबर्स, इन नंबर्स को आप क्या करवाओगे, ऐड करवाओगे। ऐड करवाने के बाद क्या होगा, आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। नाउ गॉट द आउटपुट या गॉट द रिजल्ट या गॉट द सम ऑफ द 2 नंबर्स, एडिशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये 3 स्टेप में हमने क्या किया, एल्गोरिथम लिखी, तो ये आपकी एक एल्गोरिथम है। अब यदि इसका मुझे क्या करना है, इसका यदि मुझे फ्लो चार्ट बनाना है तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए यहाँ पर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, और जब आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे मैं बात करूं कि आपको फ्लो चार्ट स्टार्ट करना है तो स्टार्ट के लिए ये सिंबल होता है, आपको यदि डेटा वैल्यूज को इनपुट देना है तो इनपुट के लिए रेक्टेंगल होता है, ये इनपुट के लिए होता है, ये स्टार्ट के लिए होता है, ठीक है। इनपुट के बाद आपको प्रोसेस करवाना है तो प्रोसेसिंग के लिए जो होता है वो इस तरीके से पैरेललोग्राम होता है, ये प्रोसेस के लिए होता है। फिर आउटपुट आपको चाहिए तो आउटपुट आपका रेक्टेंगल में ही आता है, और यदि आपको स्टॉप करना है तो फिर इसी से आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। कोई डिसीजन लेना तो डिसीजन के लिए कोई कंडीशन वगैरह दी हुई है तो इस तरीके का बॉक्स यूज होता है जिसको डायमंड सिंबल कहते हैं। तो फ्लो चार्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एल्गोरिथम का जिसमें आप डायग्राम्स का यूज करते हो, बॉक्सेस, डायमंड्स और अदर शेप्स कनेक्टेड, जो कि एरो से कनेक्टेड होता है, इस तरीके से एरो से कनेक्टेड होता है ये फ्लो चार्ट। समझ में आ गई बात। अब चलो इसके सिंबल्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि ये एलिप्स होता है, स्टार्ट और एंड को डिनोट करता है,
ये प्रोसेसिंग बॉक्स होता है, ठीक है, जो आपका देखो यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, प्रोसेसिंग बॉक्स नहीं, प्रोसेसिंग बॉक्स ये होता है ना, ये प्रोसेसिंग बॉक्स होता है जो रेक्टेंगल होता है, ये आपका होता है इनपुट आउटपुट के लिए। पैरेललोग्राम जो होता है वो इनपुट आउटपुट के लिए होता है, ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। रेक्टेंगल प्रोसेस के लिए होता है और ये जो पैरेललोग्राम होता है ये इनपुट और आउटपुट के लिए होता है, ठीक है। और जो आपका डायमंड सिंबल होता है वो डिसीजन के लिए होता है, और एरो से इन सभी को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि फ्लो चार्ट्स में यूज किए जाते हैं। टर्मिनेटर हो गया आपका एलिप्स, एक्शन सिंबल हो जाएगा आपका क्या, प्रोसेस वाला बॉक्स जो कि रेक्टेंगल है। डिसीजन और ब्रांचिंग के लिए यूज कर लेते हैं हम, यस और नो डिसीजन के लिए रेक्टेंगल, सॉरी ये आपका डायमंड सिंबल। एंड बेसिकली पैरेललोग्राम डेटा को इनपुट और आउटपुट के लिए यूज किया जाता है, और इन सारे शेप्स को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर यूज करते हैं, दैट इज एरो। तो इतना समझ में आया। अभी सपोज मुझे वही सेम कोड लिखना है जो एल्गोरिदम मैंने अभी डिजाइन किया, उसके लिए मुझे यदि फ्लो चार्ट बनाना है, तो फ्लो चार्ट कैसे बनाऊंगी, एल्गोरिदम तो समझ में आ गया ना। फ्लो चार्ट बनाएंगे हम इस तरीके से, हमने किया यहाँ पर स्टार्ट, क्या किया, प्रोसेस स्टार्ट किया, 2 नंबर को ऐड करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यूज यूजर से लेनी है, तो इनपुट लेने के लिए पैरेललोग्राम यूज होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट 2 नंबर्स, यूजर से आपको 2 नंबर आपने लेने हैं, तो आपने लिखा इनपुट 2 नंबर्स, डन। इसके बाद आपने एरो फिर लगाया, और अब आप क्या करने वाले हो, उन नंबर्स को ऐड करोगे। तो भाई अल्टीमेटली यहाँ होगा प्रोसेस, तो यहाँ पे आपने लिखा ऐड नंबर्स, ठीक है, उन दोनों नंबर्स को आपने ऐड करवा दिया। ऐड करवाने के बाद में आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल सम, आपने यहाँ पे सम ले लिया, ठीक है, प्रोसेस होने के बाद में ना, इसके बाद में ये प्रोसेस हो जाएगी एंड। तो जो मैंने अभी आपको एल्गोरिदम बताई ये उसका फ्लो चार्ट हो गया, समझ में आ गया। अब इस फ्लो चार्ट में जो आपने लिखा है इसको आप स्यूडो कोड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो स्यूडो कोड क्या होता है, बेसिकली इसको आप ऐसे सूडो कोड ऐसे पढ़ते हो, इसमें हम एल्गोरिदम को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जो एल्गोरिदम यहाँ पे आपने फ्लो चार्ट में बनाई ना, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं नॉन फॉर्मल लैंग्वेज में। मतलब एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प लेते हो, लेकिन वो नॉन फॉर्मल लैंग्वेज होती है। इट इज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कंप्यूटर मस्ट फॉलो इन पर्टिकुलर ऑर्डर। कंप्यूटर जिस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है ना, कुछ उसी इंस्ट्रक्शंस में मिलता जुलता ह्यूमन रीडेबल कोड ही यहाँ पर लिखते हैं, जो कि कंप्यूटर तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, लेकिन हाँ ह्यूमन समझ जाते हैं, लिख सकते हैं उसको, है ना। सो नो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर राइटिंग अ स्यूडो कोड एग्जिस्ट। द वर्ड स्यूडो मीन्स नॉट रियल, सो स्यूडो कोड मीन्स नॉट रियल कोड। स्यूडो कोड में स्यूडो का मतलब क्या है, इस स्यूडो का मतलब क्या है, नॉट रियल। तो नॉट रियल कोड भी इसको आप कह सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसके लिए हमें कोड ही लिखना है, तो हमने क्या लिखा, हम यहाँ पे लेते सपोज एक ए नंबर है जिसमें आपने 10 लिया, एक बी नंबर है जिसमें आपने 20 लिया है, एक SUM सम बनाया जिसमें आप ए और बी की वैल्यू को प्लस करवा रहे हो, ठीक है, और फिर यहाँ पे आप सम को क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो। तो ये मैंने एक स्यूडो कोड यहाँ पे बना दिया। अब एज इट इज आप इसको प्रोग्राम में लिखोगे तो चल जाएगा, जरूरी नहीं है। ये हमने नॉट रियल कोड लिखा है, इसमें भी लॉजिकल एरर हो सकती है, सिंटैक्टिकल एरर हो सकती है। जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तब आप इस स्यूडो कोड को ओरिजिनल कोड में कन्वर्ट करोगे। ये अभी नॉट रियल कोड है, समझ में आ गई बात अच्छे से। सो दिस इज द स्यूडो कोड। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा a = 10, तो यहाँ पे आप लिखोगे इनपुट, कौन सा कीवर्ड लिखोगे, इनपुट। इनपुट a की वैल्यू यूजर से इनपुट लोगे, ठीक है। आपको कुछ कंप्यूट करवाना है तो आप यहाँ पे लिखोगे कंप्यूट a + b, कि a + b को आप ऐड करवा रहे हो। समझ में आ गई बात, अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं। प्रिंट करवाना है तो प्रिंट का यूज करोगे, इंक्रीमेंट करवाना है वैल्यू को इंक्रीमेंट यूज करोगे, डिक्रीमेंट करवाना है वैल्यू को तो डिक्रीमेंट यूज करोगे, यदि कोई कंडीशन चेक करवाना है तो इफ एल्स का यूज करोगे, लूप चलाना है तो व्हाइल का लूप यूज करोगे, और यदि वैल्यू आपकी ट्रू फॉल्स में आएगी तो हम ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट का। तो ये कुछ सिंबल्स बोल सकते हैं या ये कुछ वर्ड्स हैं जो स्यूडो कोड में यूज किए जाते हैं। मीन्स कि सपोज आपको इसके लिए सूडो कोड लिखना है तो आपने लिखा इनपुट ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू आपने यूजर से इनपुट ले ली, ठीक है। अब आप कंप्यूट कर रहे हो क्या, अब आप कंप्यूट कर रहे हो सम। सम कैसे कंप्यूट हो रहा है, सम = a + b से कंप्यूट हो रहा है। फिर आप क्या करवा रहे हो, प्रिंट करवा रहे हो, तो प्रिंट क्या करवाया आपने, सम प्रिंट करवा लिया। सो ये हो गया आपका स्यूडो कोड। समझ में आ गई बात अच्छे से। इस तरीके से हम स्यूडो कोड को डिजाइन करते हैं। नाउ स्यूडो कोड के क्या बेनिफिट्स हैं, एल्गोरिथम्स के तो बेनिफिट्स देख लें। स्यूडो कोड बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखने के पहले आप इसमें अपने प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। नाउ बाय राइटिंग द कोड फर्स्ट इन ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज द प्रोग्रामर सेफगार्ड्स अगेंस्ट लीविंग आउट एनी इंपॉर्टेंट स्टेप। For non-programmers, actually programs are difficult to read and understand, but pseudocode helps to review steps to confirm
प्रपोज्ड इंप्लीमेंटेशन इज गोइंग टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। देखो रिजल्ट को अचीव करने के लिए ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। यदि आपने एल्गोरिदम डिजाइन करी अपने लैंग्वेज में, तो आप कोड करते समय कैसे उसको डिफाइन करोगे, तो आप यहाँ पे एक नॉट रियल सा कोड लिख लोगे, मतलब आप लिटिल बिट यहाँ पे कोड करने की कोशिश करोगे और उस कोड की मदद से आप फाइनल कोड बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो ये स्यूडो कोड नॉन प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, है ना जी। नाउ बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। तो एल्गोरिदम को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्लो चार्ट की मदद से और स्यूडो कोड की मदद से। अब ये फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है मैम, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा ना। देखो फ्लो ऑफ कंट्रोल सिंपल कि कोई आपने प्रोग्राम बनाया है, कोई आपने कोड लिखा है, उस कोड में कंट्रोल का फ्लो कैसे हो रहा है, वो कोड स्टेप बाय स्टेप जो है वो एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे तीन तरीके से जो है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली बात करें, सो फ्लो ऑफ कंट्रोल डिपिक्ट्स द फ्लो ऑफ इवेंट्स रिप्रेजेंटेड इन द फ्लो चार्ट। The event can flow in sequence and on branch based on a decision or even repeat some part of the finite number of times. अभी मैंने कहा कि मुझे दो नंबर्स को ऐड करवाना है, तो ऐड करवाने के लिए कंट्रोल का फ्लो कैसे होगा भाई, सबसे पहले तो आपको दो नंबर देने ही होंगे। अगर ये दो नंबर नहीं दोगे तो क्या डायरेक्टली ऐड हो जाएगा क्या, नहीं। तो कंट्रोल फ्लो कहां से स्टार्ट हुआ, नंबर के इनपुट से। तो पहले आपने नंबर क्या किए, इनपुट किए, ठीक है, सबसे पहली स्टेप। बाद जो फ्लो चला वो कहां चला, प्रोसेस पर। अब प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे सम में ए और बी की वैल्यू ऐड हो रही है, ये डायरेक्टली प्रोसेस हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो एक एक स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगा। अब दूसरा फ्लो कहां पर होगा कि हमें प्रिंट करवाना है, रिजल्ट आउटपुट चाहिए, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं सम की वैल्यू को, तो आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो ये फ्लो स्टार्ट हुआ जो एक स्टेटमेंट से स्टार्ट होते होते हमें एंड तक मिला, जहां पे हमें आउटपुट जनरेट हुआ। समझ में आया। तो ये था आपका सीक्वेंस फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, जहां पे एक एक स्टेप एक के बाद एग्जीक्यूट होती है, बीच में आप किसी भी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते हो। सो इफ द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर in a sequence, such algorithms will where all the steps are executed one after another set to execute in a sequence. Okay, यहाँ पर basically हम बात करें, so we may sometimes require the algorithm to either do the some routine task in repeated manner or behave differently depending on the outcomes for previous steps. तो हम यहाँ पर फिर selection का यूज करेंगे। देखो समटाइम्स ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि सारी स्टेप सीक्वेंस में ही हो, कभी कभी आपको कुछ डिसीजन भी लेना पड़ जाता है, तो वहां पर हम सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज करते हैं डिसीजन लेने के लिए। तो फॉर एग्जांपल कि जैसे आपको जाना है अपने स्कूल, और स्कूल जाने के लिए आपके पास है दो रास्ते हैं। अब उन दोनों रास्ते में से आपको डिसीजन लेना है कि आपको किस रास्ते से जाना है। तो आपके पास प्रॉब्लम क्या है कि भाई आपको जाना है स्कूल और आपके पास में है दो रास्ते। अब आप प्रॉब्लम में हो कि जाओ किस रास्ते से, कौन सा रास्ता सही होगा। प्रॉब्लम में तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन ये होगा कि आपको कोई ना कोई तो रास्ता डिसाइड करना होगा। अब इसके लिए या तो आप पूछोगे किसी से कि भाई कौन सा रास्ता अच्छा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कंस्ट्रक्टेड है कि नहीं रोड प्रॉपर्ली, और उससे भी पहले ये पता करोगे कि शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है जिससे आप जल्दी स्कूल पहुंच सकते हो। तो ये आपके सॉल्यूशन के तरीके हो। यहाँ आपको लेना होगा एक डिसीजन, यहाँ कोई भी स्टेप सीक्वेंस में नहीं हो रही, ऐसा तो है नहीं कि आप दोनों रास्तों से चले जाओगे, किसी ना किसी एक से जाओगे ना। तो यहाँ हम लेंगे कुछ डिसीजन। सो वही एग्जांपल यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि लेट अस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, पिंक बिल्डिंग जो है वो आपका रेड रूफ के साथ में वो आपका स्कूल है। कहाँ दिख रहा है, दिस इज योर स्कूल, ठीक है। एंड येलो पेंटेड हाउस, वेयर इज द येलो पेंटेड हाउस, दिस इज द येलो पेंटेड हाउस, ये आपके स्कूल से काफी दूर है। अब आप देखो यहाँ पे कितने सारे रास्ते जाते हुए आपको दिख रहे हैं, है ना जी। आपको यहाँ पे रास्ते जाते हुए दिख रहे हैं कितने सारे। अब यहाँ से आप किस रास्ते से अपने स्कूल तक पहुंचोगे ये आपको बताना है। एक रास्ता तो ये हो सकता है आपके स्कूल जाने का, एक रास्ता ये हो सकता है स्कूल जाने का। कौन से रास्ते से आप जाओगे, इज देयर अ प्रीडिफाइंड रूट फॉर वॉकिंग टू होम फ्रॉम होम टू स्कूल, या कैन वी हैव डिफरेंट रूट व्हाइल कमिंग बैक। मतलब आप जाने के घर, स्कूल से घर जाने के लिए एक रास्ता यूज करते हो और आने के लिए कोई दूसरा यूज करते हो, ऐसा कुछ है क्या। तो इसको हम चेक करेंगे वोटिंग। ये तो एक एग्जाम्पल था, तो यहाँ आपको लेना होगा एक डिसीजन, है ना। नाउ एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, चेकिंग एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग। अभी आपके घर में कितने पर्सन्स हैं, आपके घर में हो सकता है कि 4 से 5 लोग हो। अब जितने भी लोग आपके घर में हैं, जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है कैसे पता करोगे। तो यहाँ भी एक डिसीजन ही लोगे। यदि आपके घर में जितने भी पर्सन्स हैं उनकी एज 18 अबव या 18 के इक्वल है तो दे आर वैलिड फॉर वोट, वो वोट देने के लिए वैलिड है, ट्रू है। और नहीं, अगर वो 18 से छोटे हैं या 18 के बराबर नहीं है, 18 एज उनकी नहीं है, तो दे आर नॉट वैलिड फॉर वोट, वो वोट नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक कंडीशन के बेसिस पर डिसीजन लिया,
है ना, हमने एक चीज को सिलेक्ट किया जो ट्रू हो सकती है। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन देयर एज अ पर्सन विल आइदर बी अलाउड वोट और नॉट वोट इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। यदि जो एज है वो एज यदि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 होगा देन पर्सन इज एलिजिबल। और यदि ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई तो एलिजिबल है, और यदि ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है तो पर्सन इज नॉट एलिजिबल। मतलब यदि पर्सन की जो एज है वो लेस देन 18 है तो वी कैन से इट इज फॉल्स। समझ में आया? So there are situations where also need to take actions. The condition is not fulfilled. So if the condition is true, then the certain action true is fulfilled. Otherwise the condition is false. Then false वाला जो statement है वो fulfill होता है। तो इसको कैसे लिखते हैं हम? कुछ इस तरीके से लिखते हैं, है ना। इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे? कुछ इस तरीके से। यहाँ स्पेसिफाई करोगे कंडीशन, यदि कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो इस केस में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ गई बात? ये आपका फ्लो चार्ट बनता है इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पे वही लिखा है कि इफ द कंडीशन इज ट्रू देन डू दिस, इफ द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये सिलेक्शन में। अब तीसरी टाइप की होता है रिपीटेशन। आखिर ये रिपीटेशन क्या होता है मैम? रिपीटेशन का मतलब रिपीट करना, किसी भी एक टास्क को बार बार रिपीट करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ, क्या मैंने आपसे कहा कि भाई 5 टाइम्स आपको कोई भी एक सेंटेंस को लिखकर लेकर आना है, तो आप क्या कर रहे हो? एक बार सेंटेंस लिखा, दूसरी बार लिखा, तीसरी बार लिखा, चौथी बार लिखा, फिर 5वीं बार लिखा, तो आपने पूरी 5 बार उस सेंटेंस को लिखा जो मैंने आपको कहा। ठीक है जी। और ऐसी पनिशमेंट जनरली स्कूल में मिलती है कि नहीं मिलती? बताओ, मिलती है ना। तो वही बात हो गई यहाँ पर कि हम किसी एक टास्क को जब बार बार करने को कहते हैं तो इसको हम कहते हैं रिपीटेशन। सो व्हाइल गिविंग डायरेक्शंस टू गो सम प्लेस वी से समथिंग लाइक वॉक 50 स्टेप्स देन टर्न राइट, वॉक टिल द नेक्स्ट क्रॉसिंग देन टेक राइट। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे थोड़ा आगे जाके फिर राइट टर्न लेना है, फिर थोड़ा आगे जाके फिर राइट टर्न लेना है। व्हाट इज रिपीटेड हियर? भाई राइट टर्न को रिपीट कर रहे हो आप। सिमिलरली आपको 5 टाइम्स अपने हैंड से क्लैप करना है, 10 स्टेप्स आगे बढ़ना है ना। 1 स्टेप बढ़े, 2 स्टेप बढ़े, 10 स्टेप आपने 10 बार रिपीट किया। जंप ऑन द स्टॉप टिल यू गेट टायर्ड। आपको जब तक जंप करते रहना जब तक कि आप थकते नहीं हो। तो 1 बार जंप किया, 2 बार जंप किया, अब जब तक थकोगे नहीं, भले 50 बार जंप कर लो, तो आपने 50 बार जंपिंग रिपीट किया। समझ में आई बात? सो दीज आर द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स वी यूज व्हेन वी वांट समथिंग टू बी डन रिपीटेडली। ये वो स्टेटमेंट्स होते हैं जब आपको कोई काम रिपीटेडली करना होता है तो हम रिपीटेशन स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है जी, आ गई बात समझ में अच्छे से? यहाँ पे आप जो स्यूडो कोड जो एल्गोरिथम बनाओगे वो भी ऐसे ही बनेगी। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रिपीटेशंस जो अभी हमने देखे, जिसमें हम स्पेसिफिकली आइटरेशन और लूप का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आइटरेशन और लूप का। आइटरेशन और लूप का मतलब यही होता है कि जो चीजें कंटिन्यूअसली चल रही है जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होती है, या जितनी बार आपने इसको चलने को कहा। मैंने बोला 5 बार आपको सेंटेंस लिखना है तो आप 5 बार ही लिखोगे, क्योंकि मैंने आपको स्पेसिफाई किया है और ये 5 बार आपने उस चीज को रिपीट किया, है ना। तो इसी को कहते हैं लूप। लूप इज एन एल्गोरिथम मींस एग्जीक्यूशन ऑफ सम प्रोग्राम स्टेटमेंट रिपीटेडली टिल सम कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तब तक आप उस काम को करते ही रहते हो। So can you imagine what would happen if a banking software does not work correctly? Suppose functioning of online money transfer module is not programmed correctly. It's credit into account only half the account transacted. What happens if the account debited instead of credited? Such a faulty software will mess up the working of complete system and cause havoc. Today's software are used in even more critical services. मतलब ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल लिखा हुआ है। सोचो कभी बैंकिंग सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं करे, आपने मनी डेबिट करना था हो गया क्रेडिट, या क्रेडिट करना था हो गया डेबिट। ठीक है, आपने सपोज 10,000 निकालने थे और निकल के आए सिर्फ 5,000। आपने डिपॉजिट करना था 50,000, डिपॉजिट हुए 20,000। ऐसा कुछ जब हो बैंकिंग सॉफ्टवेयर के साथ तो क्या होगा? सच अ मैस इज देयर, है ना। तो क्या करना चाहिए हमें? यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है उसको एकदम एक्यूरेट वे में डिजाइन करना चाहिए। यदि ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो सॉफ्टवेयर डिजाइनर शुड मेक टू श्योर दैट द फंक्शनिंग ऑफ कंपोनेंट आर डिफाइंड करेक्टली एंड वेरीफाइड करेक्टली, कि आपने जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है वो करेक्ट हो, वेरीफाई किया गया हो, चेक किया गया हो, ताकि ऐसी कोई मिस्टेक ना हो सके। तो अब आपको प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आ गई है। देखो सेशन थोड़ा लेंथी है, अभी कहानी बाकी है ना। ये मान लो आधे से ज्यादा चैप्टर पढ़ लिया हमने, एल्गोरिथम वाला पार्ट पढ़ लिया है, अभी कोडिंग और उसके बाद आपका डीकंपोजिशन वाला पार्ट रिमेनिंग है ना। तो अब यहाँ पे हमने एल्गोरिथम से समझ लिया है ना। हमें ये भी समझ में आ गया कि सिलेक्शन, रिपीटेशन और सीक्वेंस होता क्या है। अब हम समझेंगे कि इस एल्गोरिथम्स को आखिर वेरीफाई कैसे किया जाता है।
जैसे आपने बताया कि किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के बाद यदि वो सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर रहा है तो आप अपनी एल्गोरिदम्स को ही तो वेरीफाई करोगे ना भाई, जो आपने स्टेप्स स्टार्टिंग में बनाई थी उन स्टेप्स को ही तो चेक करोगे। यदि वो स्टेप्स सही होगी तो सॉफ्टवेयर सही होगा, और यदि वो स्टेप्स ही गलत होगी तो सॉफ्टवेयर भी गलत बनेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अपनी एल्गोरिदम्स को वेरीफाई करेंगे। सो वेयर वी टोल्ड लाइक दैट द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n of n plus 1 upon 2. हाउ डिड वी वेरीफाई इट? मैंने कहा कि आपको ना पहले n नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए एक फॉर्मूला दे दिया। अब वो फॉर्मूला क्या है? n of n plus 1 upon 2। अब इसकी क्या चांस है कि बेटा ये फॉर्मूला सही है? आप क्या करोगे? इसको चेक करोगे, है ना। मैंने कहा कि पहले n नेचुरल नंबर, सपोज मैंने कहा पहले 6 नेचुरल नंबर जो है उनका टोटल करने का फॉर्मूला ये है। अब आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसा ना करने की जगह आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। तो आपने क्या लिखा? इस तरीके से लिखा 6 + 1 upon 2। तो ये 6 × 7 upon 2, 6 7 42 upon 2। ठीक है, तो ये हो गया 21। टोटल आ गया मैम 21। अब इसको आप ऐसे ही चेक करोगे ना, ये आप वेरीफाई तो कर रहे हो, ये चेक ही तो कर रहे हो कि भाई ये फॉर्मूला सही है या नहीं है जो हमने अप्लाई किया है। क्या वाकई 6 नंबर्स जो आपने दिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इनका सम 21 ही आ रहा है ना। सो हमने क्या किया? इसको वेरीफाई करके देखा। सो वी कैन ट्राई विद सम मोर नंबर्स टू दैट इंश्योर दैट द फॉर्मूला वर्क करेक्टली। एक बार तो ये सही निकल गया, अब 6 की जगह आपका क्या दिमाग चला कि यार 10 नंबर लेकर देखता हूँ, क्या पता 10 के लिए तो ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई 6 के लिए तो काम कर गया, आपने 4 नंबर लिए, 50 नंबर लिए, 6 नंबर लिए, 10 नंबर लिए, 100 नंबर लेकर 100 के लिए चला के देखा, इस फॉर्मूले को यूज करके देखा। जब ये हर एक वैल्यू पे सही आंसर कर रहा है, मींस व्हाट कि आप इस फॉर्मूले को अब वेरीफाई कर चुके हो कि भाई दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नेचुरल नंबर्स सम, है ना। सो इन द सेम वे व्हेन वी रिटर्न एन एल्गोरिथम वी वांट टू वेरीफाई दैट द वर्किंग इज एक्सपेक्टेड। सेम वे में जब आप एल्गोरिथम्स लिखते हो ना तो उसको भी चेक किया जाता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार आप उसको चेक करते हो, अलग अलग वैल्यूज पे चेक करते हो। समझ में आई बात? आपने कोई इनपुट दिया, सपोज 2 नंबर को ऐड करने का मैंने प्रोग्राम बनाया है, तो मैंने सपोज 2 नंबर दिए कोई भी। अब ऐसा नहीं कि बस वही 2 नंबर के लिए हमेशा प्रोग्राम चलेगा, हम उसको अलग अलग नंबर्स दे देके चेक करेंगे कि वाकई में हर एक नंबर को प्लस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? सो यहाँ पे एल्गोरिथम्स को वेरीफाई करने की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम क्या कर सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो उसको चेक कर सके कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, सो सच अ ड्राई रन विल हेल्प अस आइडेंटिफाई एनी इनकरेक्ट स्टेप्स इन द एल्गोरिथम। अब जब आप इसको वेरीफाई करते हो तो यदि कोई इनकरेक्ट स्टेप होती है तो उसको आइडेंटिफाई करते हो और उस इनकरेक्ट स्टेप को आप सॉल्व करते हो। साथ ही यदि कोई मिसिंग डिटेल आपको मिलती है तो उस मिसिंग डिटेल को भी आप फुलफिल करने की कोशिश करते हो। तो जब भी कोई चीज चेक की जाती है तो उसमें जो कमियां होती है ना उसको दूर किया जाता है ना जी। वही वेरीफाई एल्गोरिथम्स में होता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द टाइप ऑफ इनपुट वैल्यू टू बी यूज्ड फॉर द सिमुलेशन। एंड अगेन आई एम टेलिंग बेटा कि वही सेम चीज आ गई कि जैसा इनपुट दोगे वैसा आउटपुट मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि आप जो भी इनपुट दोगे उस इनपुट को प्रॉपर्ली टेस्ट करना चाहिए। यदि इनपुट वैल्यू सही तरीके से टेस्ट होगी तो प्रोग्राम सही आउटपुट देगा, और नहीं होगी तो आपका प्रोग्राम फेल होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, देखो सपोज आपको क्या करना है, ए से लेकर बी तक जाना है, ए प्लेस से बी प्लेस तक जाना है, और बी प्लेस से फिर आपको सी प्लेस पर जाना है। तो यहाँ पे वही लाइन लिखी कि ए से लेकर, है ना, ए से लेकर कहाँ जाना है आपको, सी तक जाना है, बी या बी होते हुए। ठीक है ना, ए से लेकर आपको जाना है सी तक, बी होते हुए। सो वेयर टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में लगने वाला जो टाइम है वो क्या है, ए टू बी में लगने वाला टाइम t1 है और बी टू सी में लगने वाला टाइम t2 है। तो टोटल कैसे निकालोगे, t1 + t2। इसको समझने में कोई परेशानी नहीं ना। सपोज आपको ए आपका घर है और आपको जाना है अपने स्कूल, सी से स्कूल है, तो आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो और बीच में अपने दोस्त को लेते हुए जा रहे हो। ये बी मतलब आपके दोस्त का घर है। ठीक है, तो आप अपने दोस्त के घर गए पहले, तो आपने t1 टाइम ट्रेवल किया, इतने टाइम में आप अपने दोस्त के घर गए। फिर वहां से आप अपने स्कूल गए तो t2 टाइम ट्रेवल किया, t2 टाइम के साथ में आप फिर अपने स्कूल पहुंचे। तो टोटल कितना टाइम लगा भाई, दोनों टाइम को क्या कर दोगे, ऐड ही कर दोगे तो आपको टोटल टाइम पता चल जाएगा, है ना। सो अब यहाँ पर इसको लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं। व्हेन वी वांट टू एल्गोरिथम टू ऐड दिस टाइम इन आवर्स एंड मिनट्स, वन वे टू राइट द एल्गोरिथम इज, अब इसके लिए एल्गोरिथम लिखना है, ये जो स्टेप्स है इसके लिए एल्गोरिथम लिखना है। आवर्स और मिनट्स में टाइम होगा कि सपोज 2 घंटे 5 मिनट में अपने दोस्त के घर पहुंचे और 3 घंटे 1 मिनट में आप कहाँ गए, अपने स्कूल पहुंचे। तो ऐसे आपको टाइम दिया जाएगा। तो इसको लिखने के तरीके क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखना। प्रिंट वैल्यू फॉर t1, ए से लेकर बी जाने की वैल्यू को प्रिंट करवाया, उसके लिए आपने जितना टाइम लगा आवर्स और मिनट में वो इनपुट कर लिया। ये स्यूडो कोड है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर t2 टाइम को प्रिंट करवाया,
और उसके लिए भी जो टाइम आपको लगा आवर्स में मिनट में वो यूजर से इनपुट ले लिया। तो ये हो गई आपकी बात ए से लेकर बी तक, ठीक है, आ गई बात समझ में अच्छे से। और ये बी से लेकर सी तक का टाइम। ओके, नाउ अब क्या कर रहे हैं हम, टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम निकालना है तो दोनों आवर को प्लस कर दोगे और दोनों मिनट्स को प्लस कर दोगे। आवर और मिनट्स को प्लस कर दिया। जैसे प्लस करोगे तो टोटल टाइम आपके सामने निकल कर आ जाएगा, टोटल आवर्स एंड टोटल मिनट्स। अंडरस्टूड? सो अब इससे क्या समझ में आ रहा है हमें, तो ये तो समझ में आ गया मैम कि मान लो कि टाइम जो लग रहा है T1 टाइम 5 घंटे 20 मिनट है, दूसरा टाइम 7 घंटे 30 मिनट है, और यदि इसको आप टोटल करते हो तो 12 घंटे 50 मिनट निकल रहा है। ये तो ठीक है, 12 घंटे 50 मिनट, दैट इज ओके। बट व्हाट अबाउट कि यदि टाइम 4 घंटे 50 मिनट है और 2 घंटे 20 मिनट है, तो यहां जब आप ऐड करोगे तो 4 और 2 6 घंटे 70 मिनट हो जाएगा। बट 70 मिनट कहाँ होगा मैम, 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आकर ये जो है जैसा टाइम मेजर होना चाहिए वैसा मेजर नहीं हो पा रहा है। 70 मिनट कहाँ होते, नहीं होते ना, तो इसको आपको कन्वर्ट करना होगा। सो विद द सेकेंड एग्जाम्पल वी रियलाइज दैट आवर एल्गोरिथम विल वर्क only when mm1 plus mm2 is less than 60। समझ में आई? पहले वाले वैल्यूज के लिए जो आपने ये पहली वैल्यूज दी, इन वैल्यूज के लिए तो ये सही आंसर कर रही है। ये जो एल्गोरिथम जो कोड आपने लिखा है ये पहली वैल्यूज के लिए तो सही आंसर कर रहा है, लेकिन जो दूसरी वैल्यू आपने जो दी यहाँ पर 60 से लेस होना चाहिए ना भाई मिनट्स, तब जाके तो आप सही आवर्स को कैलकुलेट कर पाओगे। तो दूसरी वैल्यूज के लिए ये जो एल्गोरिथम है वो सही आंसर नहीं दे रही है। तो इसके लिए हम इस कोड को फिर से रीडिजाइन करेंगे और मिनट्स एज इट इज, और एक कंडीशन लगा दी मिनट्स पर स्पेसिफिकली। यदि मिनट 60 से ज्यादा होते हैं तो 1 घंटे को प्लस कर दे आवर्स में। तो यहाँ पे लिखा हमने यदि टोटल मिनट 60 से बराबर या 60 से ज्यादा होते हैं तो आवर्स में +1 ऐड हो जाए ऑटोमेटिकली। तो अब ये हो गया आपका करेक्ट कोड। और 60 मिनट्स माइनस हो जाए मिनट्स में, वहां से मिनट्स में से 60 मिनट्स माइनस होना चाहिए और वो 1 आवर में 1 आवर ऐड हो जाना चाहिए, तब आपका जो टाइम होगा वो सही कैलकुलेट होकर आएगा। तो हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पर ये सही कोड लिख पा रहे हैं। तो अब इससे हमें क्या समझ में आ गया, इससे हमें ये समझ में आया कि हर एक एल्गोरिथम एक ही वैल्यूज पर सही आंसर दे रही है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो मल्टीपल वैल्यूज पे भी सही आंसर दे। इसके लिए हमें मल्टीपल वैल्यूज पे उस एल्गोरिथम्स को चेक करना पड़ता है। तो सपोज वी डेवलप सम सॉफ्टवेयर विदाउट वेरीफाइंग, बिना वेरीफाई किए यदि आप कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लेते हो, सो देयर इज एन एरर इन एल्गोरिथम, देन सॉफ्टवेयर डेवलप विल नॉट रन। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के पहले उसको वेरीफाई किया जाता है अलग अलग इनपुट्स पर। जैसे वही एग्जांपल फिर से दे रही हूँ, व्हाट्सएप का मेटा एआई बीटा वर्जन पे टेस्टिंग की जा रही थी अलग अलग यूजर्स के साथ में। चैट जीपीटी को भी पहले टेस्टिंग में रखा गया था, अलग अलग यूजर्स किस तरीके से उससे पूछताछ कर रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, चैट जीपीटी क्या आंसर जनरेट कर रहा है, सारी चीजों को पहले अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा गया था, फिर उसको मार्केट में था। ठीक है जी, चलो समझ गए। अब एल्गोरिथम को कंपेयर भी किया जाता है। तो मैम इसको कंपेयर कैसे करते हैं? सुनो, तो जब एल्गोरिथम को कंपैरिजन की बात आती है ना, तो कंपैरिजन करना क्यों होता है ना, कंपैरिजन तो बात बिगड़ जाती है ना, बट कंपैरिजन भी जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल कि वही सेम चीज मैं आपसे कहती हूँ कि आपको अपने घर से स्कूल जाना है और 2 रास्ते आपके पास में है, तो अब आप यहाँ कंपेयर ही तो कर रहे हो कि भाई कौन से रास्ते से जाना चाहिए, कौन सा रास्ता आपके स्कूल के लिए शॉर्टकट होगा, कौन सा लॉन्ग होगा। तो शॉर्ट वाले रास्ते से जाओगे जल्दी स्कूल पहुंचोगे। तो यहाँ क्या कर पा रहे हो, आप दोनों रास्ते को कंपेयर करोगे, दोनों का डिस्टेंस देखोगे, है ना, और डिस्टेंस को कंपेयर करके फिर सही डिसीजन ले लोगे। बस दिस इज द हाउ कि कैसे आप सॉफ्टवेयर को भी जब डेवलप करते हो ना, तो यहाँ हमें एल्गोरिथम्स के बेसिस पे कंपैरिजन करना होता है, एल्गोरिथम्स को कंपेयर करना होता है। सो कंसीडर द प्रॉब्लम फॉर फाइंडिंग वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। अभी हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम ले ली है ना, जिसके लिए हमें एल्गोरिथम डिजाइन करना है कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, ये चेक करना है। तो प्राइम नंबर आर ग्रेट ऑफ इंपॉर्टेंस इन कंप्यूटर साइंस एज द फाइंड एप्लीकेशन इन डेटाबेस सिक्योरिटी, फाइल कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन, मॉड्यूल और डिमॉड्यूलेशन एक्सेट्रा। There can be 4 different ways to algorithms to check whether the given number is prime or not. अब यहाँ 4 तरीके होंगे नंबर को प्राइम या नॉट प्राइम चेक करने के। देखो, कंप्यूटर में किसी भी एक काम करने के उसके 1000 तरीके होते हैं कि नहीं होते हैं? भाई आपको कॉपी करना है तो कंट्रोल सी से भी कॉपी होता है, राइट क्लिक करके भी कॉपी होता है, एडिट में जाकर भी कॉपी होता है, क्विक एक्सेस बार होती है वहां भी कॉपी टूल होता है, और स्टैंडर्ड टूल बार में भी कॉपी टूल होता है। कितनी सारी जगह होती है जिससे आप कॉपी कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी प्राइम नंबर को कैलकुलेट करवाना है तो एक से ज्यादा तरीके, 4 तरीके यहाँ बता दिए मैम, चारों तरीके को कंपेयर करेंगे हम, ध्यान रखना
पहला दिया हुआ है यहाँ पर कि यदि आपने डिविजर 2 लिया हुआ है तो इससे आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद आप उसके फैक्टर्स को चेक करोगे, यदि फैक्टर्स निकल जाते हैं उसके, है ना, तो नंबर आपका प्राइम नहीं है, और यदि फैक्टर्स नहीं निकलते हैं तो नंबर आपका प्राइम है ना। सो इंक्रीज द डिविजर इन ईच आइटरेशन एंड रिपीट द प्रीवियस स्टेप टिल डिविजर इज लेस देन डिविडेंड। देखो ये स्टेप बताइए प्राइम फैक्टर निकालने की। स्टेप समझ लो, समझा रही हूँ, छोटा सा एग्जांपल देके कि 2 से आपने एक नंबर ले लिया, सपोज मैंने नंबर क्या ले लिया 5, ठीक है, तो 2 2 4 माइनस करा 1 आ गया। अब ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ क्या? नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस 2 में +1 कर देंगे, इस 2 में क्या करेंगे +1 करेंगे, तो नंबर क्या बन गया मैम आपका 3। अब 3 से फिर उसे सेम नंबर को वापस डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया मैम, कितना आ गया 2 आ गया ना, 3 1 जा 3, 5 - 3 2 आ गया। अब इस 3 में क्या करोगे, फिर से +1 कर दोगे, फिर से +1 करा तो कितना आंसर जनरेट होगा, ये बन गया आपका 4। अब 4 से 5 को डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, यहाँ बच रहा है 1, ठीक है। अभी जैसे ही मैं 4 में +1 करने जाती हूँ, क्या करने जाती हूँ, 4 में +1 करती हूँ तो ये तो 5 आ जाएगा मैम। तो हमें क्या करना है, इस स्टेप तक जाना ही नहीं है, हमें ये तब तक रूल फॉलो करना है जब तक कि डिवीजर जो है वो डिविडेंड से लेस नहीं होता है, डिविडेंड से लेस नहीं होता, ये डिवीजर है। तो डिवीजर क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया डिविडेंड। तो यहाँ पे देखो ये 2 <5, 3 <5, 4 <5, लेकिन जैसे ही इसमें फिर +1 करते हो तो ये फिर लेस वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ कहीं भी पूरा डिवाइड हुआ क्या, नहीं हुआ, कोई फैक्टर आपको यहाँ नहीं मिला ना यहाँ फैक्टर मिला है, ना यहाँ मिला है, या ना यहाँ मिला, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये नंबर प्राइम नंबर है। तो ये आपका पहला स्टेप है, ये पहला फैक्टर है, बहुत ध्यान से समझना। ये डिटेल में क्यों समझा रही, चाहती तो नहीं समझाती, पर इसके पीछे कंपैरिजन का लॉजिक आपको समझ में आएगा, ठीक है जी। तो ये स्टेप समझ में आई। चलो दूसरा तरीका क्या हो सकता है मैम प्राइम का, तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि 5 इज नॉट प्राइम, है ना। अब 5 इज प्राइम नंबर, 5 इज प्राइम नंबर, है ना, क्योंकि इसके कोई फैक्टर नहीं निकले तो 5 प्राइम है मैम, ठीक है जी। चलो अब दूसरा तरीका दिया हुआ है, इंस्टीड ऑफ टेस्टिंग ऑल नंबर्स, यहाँ पे आप एक एक नंबर को चेक कर रहे हो, इस एक एक नंबर को चेक करने की जगह आप क्या करो, हाफ ले लो, किसका, जो डिविडेंड है उसका हाफ ले लो, जस्ट डिविडेंड का हाफ नंबर लो, और यदि वो डिविजर से लेस होता है तो सही है, और नहीं होता है तो फिर गलत है। कैसे, आप देखो, सपोज मैंने कहा कि यहाँ पे डिविडेंड हमने क्या लिया हुआ है मैम, डिविडेंड हमने लिया हुआ है 5, और 5 का हाफ कितना होगा, 5 का हाफ कितना होगा मैम 2.5। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक नंबर को डिवाइड ना करने की जगह इस 5 के हाफ को डिवाइड कर देते हैं। तो भाई हमने 2 से इस 2.5 को डिवाइड कर दिया, तो कैसे डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, ठीक है, ये 0 हो गया, पॉइंट यहाँ चला गया, 5 ऊपर से उतारा, 2 2 जा 4 -1 बच गया। तो यहाँ पे देखोगे अल्टीमेटली कि ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, इट मींस कि 5 क्या है आपका, 5 क्या है आपका प्राइम नंबर है। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता तो ये नंबर नॉट प्राइम होता है, डिवाइड नहीं हो रहा है, इसके फैक्टर नहीं निकल रहे, तो बेसिकली ये प्राइम नंबर है। तो सेकंड वाला तरीका भी समझ में आ गया मैम। पहले वाले तरीके में सारे नंबर्स को चेक करना था, दूसरे वाले तरीके में थोड़ा और इजी हुआ तो हमने एक ही नंबर चेक किया। तीसरा तरीका बोल रहा है कि ओनली टेस्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द डिविडेंड, सिर्फ डिविडेंड के स्क्वायर रूट को चेक कर लो बस। तो डिविडेंड क्या लिया हमने, डिविडेंड लिया है हमने 5, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा भाई 25। तो अब ये थर्ड रूल ऐसा कह रहा है कि मैम 2 से सिर्फ 25 को डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मैम बेसिकली, यहाँ पे आप देखोगे तो अगेन आपको फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो 5 क्या हो गया आपका प्राइम हो गया, 5 क्या हो गया आपका प्राइम नंबर हो गया। तो ये तो और इजी स्टेप हो गई मैम, कुछ नहीं करना है, बस एक ही नंबर की कैलकुलेशन करना है स्क्वायर रूट निकाल के। चौथा तरीका क्या बता रहा है, फोर्थ वन, गिवन अ प्रीयर लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर टिल 100, पहले से ही आपको 100 नंबर की एक प्राइम लिस्ट ले लेनी है। नाउ कोई कैलकुलेशन नहीं करना है यहाँ पे, डिवाइड द नंबर बाय ईच नंबर इन द लिस्ट, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय नंबर देन द नंबर इज प्राइम, एल्स इट इज नॉट प्राइम। ये तो और इजी तरीका हो गया। तो 4 तरीके से हमने यहाँ पे प्राइम नंबर निकालने की कोशिश करी। अब आपने क्या एनालाइज किया यहाँ पर, ऑल दिस 4 मेथड्स कैन चेक इफ द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ दिस मेथड इज बेटर और एफिशिएंट। अब यहाँ हम कंपेयर करेंगे कि जो 4 तरीके हमने देखे, इन चारों में से कौन सी मेथड है जो कि सबसे बेस्ट है, सबसे बेटर है, सबसे एफिशिएंट है। तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो ना, सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए जो आप एल्गोरिदम्स बनाते हो, उन एल्गोरिदम्स को भी चेक किया जाता है कि कौन सी एल्गोरिदम है जो बेस्ट सूटेड है। ओके, सो वही लाइन यहाँ लिखी कि एल्गोरिदम 1 में लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस हो रहा है, बहुत सारे नंबर्स को आप ले रहे हो। एल्गोरिदम 2 थोड़ी एफिशिएंट है 1 से, मोर एफिशिएंट है,
वहां पे आप 2.5 की चेकिंग कर रहे थे, हाफ ऑफ द डिविडेंड चेक कर रहे थे। वही एल्गोरिथम 3 की बात करें तो ये और ज्यादा एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट से कम टाइम में, टाइम भी कम लग रहा और जल्दी आपका आंसर आ रहा है। पहली स्टेप में टाइम ज्यादा लग रहा था, कैलकुलेशन ज्यादा थी, यहाँ पे कम टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन भी कम है। और यदि मैं एल्गोरिथम 4 की बात करूं तो मैम ये तो और ही कम टाइम में हो जा रहा है और कैलकुलेशन भी यहाँ पे कम है, कैलकुलेशन भी कम हो गए। मैं डायरेक्टली आपने 100 जो प्राइम नंबर उनकी लिस्ट ही दे दी है ना जी, तो कैलकुलेशन भी कम है और टाइम भी कम लग रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो फोर्थ नंबर का जो तरीका था, फोर्थ नंबर की जो एल्गोरिथम थी वो कंपैरेटिवली इजी थी। व्हाई? बिकॉज इसमें ना प्रोसेसिंग टाइम भी कम लग रहा था और मैम जो स्पेस है वो भी कम अज्यूम हो रही थी, समझ में आई बात, और कैलकुलेशंस भी कम हो रहे थे। तो यही हमें एल्गोरिथम्स में कंपैरिजन करना होता है कि एल्गोरिथम्स कैन बी कंपेयर्ड एंड एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम, कि वो सॉफ्टवेयर जो प्रोसेसर है उसको प्रोसेसिंग टाइम कितना लग रहा है और बेसिकली यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी में स्पेस कितना चाहिए। तो मेमोरी स्पेस और प्रोसेसिंग टाइम के बेसिस पर हम यहाँ पर एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करते हैं। ठीक है, वो एल्गोरिथम सबसे ज्यादा बेस्ट होती है जिसमें लेस टाइम में, लेस स्पेस में आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर लेते हो। वो सॉफ्टवेयर जो कि कम टाइम लेता है और कम स्पेस लेता है। ऑब्वियस, अभी आप इंटरनेट से कोई सा भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे और यदि वो बहुत ज्यादा जीबी का स्पेस ले लेगा तो क्या आप उसको इंस्टॉल करोगे? नहीं, आप उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे कि भाई ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाए जो काम यही करे लेकिन कम स्पेस में और कम टाइम में आपको काम करके दे। करोगे ना ये काम? तो बस यही कंपैरेटिवली हम स्टडी यहाँ पर करते हैं जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखा जाता है। नाउ एक बार यदि एल्गोरिथम डिजाइन हो गई, एल्गोरिथम को वेरीफाई कर लिया, एल्गोरिथम को कंपेयर कर लिया, तो अब बारी आती है दूसरी स्टेप जिसका नाम है कोडिंग की। तो वंस द एल्गोरिथम इज फाइनलाइज्ड, कौन सी एल्गोरिथम आपको यूज करनी है, तो आप इसके लिए फिर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करना शुरू कर देते हो। तो यहाँ पर आपको प्रोग्रामर की जरूरत पड़ती है। यदि आप खुद प्रोग्रामर हो तो आप आराम से प्रोग्रामिंग कर सकते हो, जिसके लिए आपको लैंग्वेज में जितने सिंटेक्सेस होते हैं, अब हर लैंग्वेज के अपने सिंटेक्स होते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सबके अपने अपने रूल्स सिंटेक्सेस होते हैं। तो आपको उनको ध्यान में रखकर जो है क्या करना होता है, कोडिंग करनी होती है। तो जैसे आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हो, पंक्चुएशन लगाते हो, डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड लिखते हो, है ना, स्पेलिंग्स का ध्यान रखते हो, वैसे ही आपको कोड करते समय लैंग्वेज में जो भी कोड कर रहे हो ना, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, उसके रूल्स का, ग्रामर्स का ध्यान रखना पड़ता है। So the machine language or low level language consisting of zeros and one only, in ideal way to write the computer program written only using binary digits. तो हमें ये पता है अच्छे से मैम कि हम जिस लैंग्वेज में कोड करते हैं वो तो हमारी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, दैट्स व्हाई इसे हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन कंप्यूटर तो सिर्फ 0 एंड 1 को समझता है ना, तो कंप्यूटर 0 1 को समझता है, इसीलिए हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज कर लेते हैं जिसमें हम हमारी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कोड करते हैं और वो इंटरनली जाके कन्वर्ट हो जाता है मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जिसके लिए कंपाइलर इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। अब इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि ये जो लैंग्वेजेस है वो पोर्टेबल होती है, दे कैन रन डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स एंड लेस और नो मॉडिफिकेशंस। यदि मैं पाइथन की बात करूं तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है मैम, चाहे विंडोज की बात कर लो, चाहे लिनक्स की बात कर लो, या फिर आप एप्पल की ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिंटोश की बात कर लो, मशीन्स की, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, एंड्रॉइड तक पे आप पाइथन की कोड को रन कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ वैरायटी ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जैसे कि फोर्टन, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एक्सेट्रा, जिनका हम यूज कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में, कोडिंग करने में। तो यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज में जो हम कोड लिखते हैं उसको सोर्स कोड कहते हैं, और जिस लैंग्वेज में मशीन कन्वर्ट कर देती है कोड को उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड, जिसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ मैंने 4 लाइन का कोड लिखा, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, c इक्वल्स टू a प्लस b एंड प्रिंट c। ये कोड क्या है? ये आपका हो गया एक हाई लेवल कोड जो हमने किस में लिखा, जो हमने C, C++ या फिर पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा। अब ये हाई लेवल का जो कोड है ये बेसिकली आपका सोर्स कोड कहलाएगा। ये कौन सा कोड कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका सोर्स कोड। ठीक है, अब ये मशीन तो समझेगी नहीं मैम, तो मशीन को समझने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इंटरप्रेटर का या फिर कंपाइलर का। इंटरप्रेटर और जो कंपाइलर होते हैं वो क्या करते हैं, इस कोड को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इस कोड को कन्वर्ट कर देते हैं मैम 0101010101 में। समझ में आ गई बात? इस कोड को क्या कहते हो? इसको कहते हो आप ऑब्जेक्ट कोड, या फिर इसको हम कहते हैं मशीन कोड।
और ये वाली जो लैंग्वेज होती है ये होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज, जो सिर्फ मशीन समझती है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात अच्छे से। तो यहाँ पे कंपाइलर इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है कोडिंग में। अब C++ में कंपाइलर होता है, जावा में कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों होता है, पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वहां इंटरप्रेटर यूज किया जाता है। So multiple programming languages available and choosing one of the suitable requirements जो आपको लगता है multiple platform dependent language के अकॉर्डिंग, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर जाए, जो मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड जनरली सॉफ्टवेयर आप बनाना चाहते हो तो उसको सपोर्ट कर जाए, है ना। तो हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो है लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। Beside programs are developed not only to the work on computer, mobile or web browser, but it also run on embedded system like digital watch, MP3 players, traffic signals, vehicles, medical equipments and other smart devices। भाई दुनिया टेक्निकली आगे बढ़ चुकी है, यहाँ पर जितने डिवाइसेस है आजकल सब स्मार्ट होते चले जा रहे हैं ना। तो आप ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हो जो कि आपके डिजिटल वॉच को सपोर्ट कर सकते हैं, MP3 प्लेयर को सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स, व्हीकल्स में जो लगे होते हैं डिवाइसेस उनको भी सपोर्ट करें, है ना जी। तो हम इन सारे प्रोग्रामिंग टूल्स को यहाँ पर यूज कर लेते हैं। अब आ चुके हैं हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पर। मैंने कहा था सेशन थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन पूरा चैप्टर एक साथ एक वीडियो में खत्म कर दूंगी। तो अब बात कर लेते हैं डीकंपोजिशन की, और इसके साथ में इस चैप्टर को यहाँ खत्म करेंगे। आखिर ये डीकंपोजिशन क्या होता है? आपने साइंस में पढ़ा होगा डीकंपोजिशन, आई होप सो। देखो, डीकंपोजिशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी एक बड़ी टास्क को छोटे छोटे पार्ट में अलग कर देना, है ना, वो कहलाता है आपका डीकंपोजिशन। सो समटाइम्स प्रॉब्लम में भी कॉम्प्लेक्स। अब हर बार इजी सा सॉफ्टवेयर बनाओ ये जरूरी थोड़ी है, हो सकता है कि आपको कोई टफ सॉफ्टवेयर बनाना हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जिसके लिए आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन करना हो, है ना। सो दिस इज अ सॉल्यूशन कि यहाँ पे आप डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर को डिराइव नहीं कर सकते हो, इसके लिए हमें इसको डिकम्पोज करना होता है सिंपलर पार्ट्स में। ठीक है, साइंस में जैसे आपने सुना होगा ना कि आप जो भी फूड खाते हो तो वो डिकम्पोज होता है, वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना, फिर आपकी फूड पाइप से स्टमक तक पहुंचता है। सुना है ना? ऐसा तो नहीं कि सीधा डायरेक्ट फूड खाते हो वो स्टमक तक पहुंच जाता है, हम उसको चीव करते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं। बिल्कुल वैसे ही अब आप सोचो कि मैम साइंस पढ़ाने लग गए, बेटा समझता तो ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल वैसे ही यदि आप कोई कॉम्प्लेक्स सा सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उस कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को आप स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, ठीक है, जिससे आपका काम इजी हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स टास्क को जब आप डिवाइड करते हो तो वो एक छोटे छोटे टास्क को आप इजीली एग्जीक्यूट कर पाते हो। जैसे कि एक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की बात करते हैं। अभी रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम कहने के लिए तो सिर्फ रेल से रिलेटेड है, लेकिन उसमें पैसेंजर्स का डेटा होता है, उसमें रेल्स का डेटा होता है कि कब कौन सी ट्रेन कहां से कहां तक जा रही है, कितने रिजर्वेशन हुए हैं या नहीं हुए हैं, कौन सा रिजर्वेशन कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर रेल में आपको ट्रेन में आपको फूड सर्विस मिल रही है या नहीं मिल रही है ना। तो ऐसे कितनी सारी वैरायटी ऑफ जो है यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं जो ध्यान रखने होते हैं। तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम अपने आप में ही एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको हमें अलग अलग कंपोनेंट में डिफाइन करना होता है। सो ये जो आइडिया है सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू डीकंपोजिशन, टू डिकंपोज और ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर वंस, यहाँ पे इन सब प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं, रिलेटिवली इजियर कहते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाती है एक बड़ी प्रॉब्लम के उसमें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका एम है कि आपको क्लास 12th में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर करना है, टॉपर बनना है मैम क्लास 12th में, तो क्या करोगे भाई, इसके लिए आपको 11th से पढ़ाई शुरू कर देनी है ना। आप अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लोगे, सब्जेक्ट्स को डिवाइड करने के बाद आपने सिलेबस डिवाइड कर लिया। अब धीरे धीरे छोटा छोटा जो आपका टास्क है उसको एग्जीक्यूट करते जाओगे तो एक दिन टॉपर जरूर बनोगे, और जो आपका सपना है, जो आपका कॉम्प्लेक्स है टॉपर बनने वाला जो सपना है, वो आप पूरा कर पाओगे, है ना। वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। कैसे, अभी रेलवे रिजर्वेशन का ही हम एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पे पहला जो डीकंपोजिशन हमने किया है, पहला जो सब टास्क है वो है ट्रेन्स इंफॉर्मेशन, डे टाइमिंग, स्टेशन, क्लासेस एंड बर्थ्स। दूसरा हमने लिया है रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन कि कब बुकिंग ओपन होनी है, क्लोज होनी है, वेटिंग लिस्ट क्या होगी, कैंसिलेशन और रिफंड अमाउंट क्या होगा, उसकी इंफॉर्मेशन मेंटेन करेंगे। तीसरा जो हमने यहाँ पे डीकंपोजिशन लिया हुआ है वो है इंफॉर्मेशन अबाउट स्टाफ, सिक्योरिटी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट है फूड सर्विस, नेक्स्ट है बिलिंग सर्विस एंड अदर डिटेल्स अबाउट रेलवेज। तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में देखो इसको 6 अलग अलग डोमेन्स में हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, 6 अलग अलग डिकम्पोजिशन फॉर्म हमने यहाँ क्रिएट कर दिए। ठीक है जी, ओवरऑल इन सबको मिलाकर एक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम बनता है। सो देयर आर मेनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ये तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम मैंने बताई, ऐसी बहुत सारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आपको डीकंपोजिशन का यूज करना होता है। इंक्लूड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मैथमेटिक्स एंड साइंस में अभी मैंने बताया, एग्जांपल्स भी बताया आपको, है ना। इवेंट मैनेजमेंट, अभी स्कूल का ही इवेंट मैनेज कर रहे हो, आपको बोल दिया कि भाई आपको अपने स्कूल का एनुअल फंक्शन का इवेंट मैनेज करना है,
अभी नाम एनुअल फंक्शन सुनकर ही इतना भारी भरकम वर्ड लगता है वहां कि पूरे साल भर का इवेंट आपको एक तरीके से मैनेज करना है। अब उसमें ड्रामास भी होते हैं, डांस भी होते हैं, है ना, अवार्ड सेरेमनी भी होती है, बहुत सारी अलग अलग सेरेमनी होती है, स्पीच देना होता है। तो आपको सब चीजों के लिए अलग अलग पर्सन को रेडी करना है। एक टीम बनाओगे जिसमें आप सबको काम दे दोगे कि भाई तुम ड्रामा संभालना, तुम डांस संभालना, तुम कल्चरल एक्टिविटीज में देख लेना, कोई गेम्स हो रहा है तो तुम गेम्स को हैंडल कर लेना, जो स्पीच दे रहे हैं तुम स्पीच वाले को देख लेना। तो आपने अपने टास्क को डिकम्पोज कर दिया और अपनी टीम के साथ डिवाइड कर दिया। और यही आप सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हो, बिल्कुल, है ना जी। तो आगे बात समझ में अच्छे से। Once the individual sub problems are solved, it is necessary to test their correctness and integrate them to complete solution. एक बार यदि ये छोटे छोटे जो आपने इंडिविजुअल टास्क डिजाइन किए हुए, सॉफ्टवेयर डिजाइन किए, ये सही काम करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि यदि ये सब मिलकर काम कर रहे हैं तो आपका जो गोल है वो आप अचीव कर पाओगे, है ना। तो इसी के साथ में सेशन खत्म करती हूँ एंड होपफुली आपको अब ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया और इस प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची है मैम। थोड़ा सेशन लेंथी था बेटा, आई नो, बट पूरा चैप्टर मैंने एक वीडियो में इसलिए खत्म करवाया क्योंकि आई नो कि आपके एग्जाम्स नियर है, आपके टर्म्स एग्जाम्स नियर है और आपको सारी चीजें एक ही जगह पर चाहिए ताकि आपको भटकना ना पड़े, इधर उधर परेशान ना होना पड़े, है ना जी। तो थोड़ा लेंथी सेशन था बट होपफुली आपने एंजॉय किया, आपने पूरा चैप्टर समझा है। यदि समझ में आया तो कॉमेंट सेक्शन में बताते जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना क्योंकि आगे बहुत सारे अमेजिंग से वीडियोस आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग की हम शुरुआत कर चुके हैं, उसी के बाद आगे आपके लिए बहुत सारे चैप्टर्स है, स्ट्रिंग हो गया, डिक्शनरी हो गया, लिस्ट हो गया, ऐसे अमेजिंग से चैप्टर्स है जिसमें बच्चों को बहुत परेशानी होती है और आपकी बरका मैम प्रैक्टिकल के साथ में सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में डियर स्टूडेंट्स, टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।